वेलकम गाइस माय चैनल लेट्स लर्न पे आप सभी लोगों का स्वागत है। देखते हैं समान अध्ययन के प्रश्न। वन इंडियन गर्ल के लेखक चेतन भगत हैं। अंधेरे से उजाले युग की ओर, इसके लेखक अरुण जेटली थे। सिटीजन एंड सोसाइटी हामिद अंसारी की पुस्तक। अशोका इन एंशिएंट इंडिया नयन जोत लाहिड़ी की। लाइसीमीटर क्या है? पौधों में मिट्टी के अंदर हो रहे वाष्पन को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है इस यंत्र का, लाइसीमीटर का। यानी पौधों में वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है मिट्टी के अंदर भी होती है, उसकी जांच लाइसीमीटर से की जाती है। पॉन्ड सिल्क किसे प्राप्त होता है? स्पाइरोगायरा से, उसे पॉन्ड सिल्क कहते हैं। क्योंकि स्पाइरोगायरा जलीय जीव है, इसीलिए उससे जो सिल्क प्राप्त होता है उसे पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा था। 1942 का आंदोलन होता उसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा था। भारतीय खगोलक ने विश्व की सबसे ऊंची खगोल वेधशाला बनाई थी हेनले ने। सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। यानी सबसे अधिक दुर्ग थे क्षतिग्रस्त, उनको सुधार कराया था राणा कुंभा ने। रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है रोहिड़ा को। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी। विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी है उदयपुर, हीरा पन्ना। तो पन्ने की सबसे बड़ी मंडी उदयपुर में। मरुभाषा में लिखित पहला ग्रंथ है कोलेमाला। मरुभाषा ये राजस्थान में प्रचलित है। उदयपुर की सिसोदिया राजवंश की देवी थी बाण माता। महावीर स्वामी की जो पहली बिछुड़ी थी उसका नाम था चंदना। लिंग पूजा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। यूरोप की सबसे बड़ी नदी ओल्गा नदी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है। ये से जूफिली परागण होता है जंतुओं द्वारा। जू उसे नाम ही से पता चलता है, जू यानी जंतुओं से होने वाले जूफिली। राज्य में पोलो खेल का उद्गम होता है वो मणिपुर में। केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण संस्थान चेन्नई में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, इसमें नाटो बहुत प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की जो कार्य अवधि होती है वो 9 वर्ष की होती है। पेट्रोनास ट्विन टावर्स कहाँ है? ये कोलालमपुर, मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में है। सेकंड न्यू फाउंडलैंड कहा जाता है जापान को। 5 सागरों का पत्तन मास्को को कहा जाता है। पौधे में पीली पत्तियां व मृत धब्बे का कारण है पोटेशियम की कमी। द काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, इसे सर सैयद अहमद खान ने लिखा था 1857 की क्रांति के संबंध में। मंगल पांडे जो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। बहरामपुर 19वीं नेटिव इन्फेंट्री मार्च में भंग की गई थी। और 7वीं अवध रेजिमेंट जी। तीसरी घुड़सवार सेना के 90 लोगों ने मना कर दिया था कारतूस लेने से, और 85 को 90 में से 85 को बर्खास्त कर दिया गया था उसमें। ये 24 अप्रैल की बात है। 10 मई ये 1857 की घटनाओं का वर्णन यहाँ पे किया गया है। 1857 की घटना। दस मई को मेरठ के कोतवाल धान सिंह गुर्जर ने 20वीं नेटिव इन्फेंट्री मेरठ से कूच किया दिल्ली की तरफ। और 11 मई को एजेंट साइमन फ्रेजर को दिल्ली में मारकर शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर को शहंशाह ए हिंदुस्तान। और वहाँ पे किसकी हत्या की गई थी 11 मई को? साइमन फ्रेजर को ऑक्सलेट वाली सब्जियां और फल कौन से हैं? यह है सलजम और अरबी यानी घुइयाँ जिसको कहते हैं। गाजर का रंग लाल क्यों होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण। और नारंगी में जो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। फल और सब्जियों में रंग के कारण कारक देखेंगे किस कारण से होता है। जैसे पपीते का पूछा गया प्रश्न है ये सब ज़्यादातर, या जो नहीं पूछेंगे वो पूछे जाने की संभावना अधिक है। पीला रंग, पपीते में जो पीला रंग होता है
कोरिकोक्सान्थिन पिगमेंट के कारण होता है। प्याज में जो पीलापन होता है वो क्वेरसिटिन के कारण होता है। हल्दी में जो पीलापन है वो कुरकुमिन के कारण है। ये सभी में पीलापन होता है, लेकिन हर फल या सब्जी के पीलेपन का कारण अलग अलग होता है। तिलहन यानी तेल जो होता है, पीली सरसों, उसमें देखिए कार्टिसोनाइज्ड होता है। एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। आलू हरा होता है क्यों? सोलेनिन के कारण हरा हो जाता है। टमाटर लाल होता है लाइकोपिन के कारण। प्याज में लालपन जो होता है वो एरिथ्रोसाइनिन के कारण होता है। और मिर्च में जो लालपन होता है कैप्सेंथिन के कारण होता है। ये भी मिर्च वाला भी पूछा गया है, पपीता का पूछा गया है, हल्दी का पूछा गया है, टमाटर का पूछा गया है। इतने प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना, इस प्रक्रिया को कहते हैं मोरिकल्चर। शहतूत उगाने की प्रक्रिया मोरिकल्चर कहलाती है। अब हम भौगोलिक उपनाम देखते हैं। वास्तविक नाम क्या है वर्तमान में? जैसे उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है गंगा नदी को, क्योंकि गंगा नदी के किनारे ही महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं जहां आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उद्योगों की स्थापना की गई है। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट, झारखंड के नेतरहाट को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का जावा कहा जाता है गोरखपुर को। दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है केरल को, बहुत सुंदर है केरल। भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। सुपर प्रसारित नगर, सिटी ऑफ रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस, चेन्नई को कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है कानपुर। त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है, सबसे अधिक त्यौहार मनाए जाते हैं यहाँ। फलों का डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, यहाँ फल अधिक मात्रा में होते हैं। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है खज्जियार को, जो चंबा जिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। फलोद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है सिक्किम को, यहाँ उद्यान अधिक है और फलों के उद्यान है, इसीलिए फलोद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है। मलय का देश कहा जाता है कर्नाटक को। समुद्रपुत्र, चूँकि समुद्र में स्थित है लक्षद्वीप, इसे समुद्रपुत्र कहा जाता है। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था वाला राज्य उत्तराखंड। दूध की कढ़ाई या दूध दही प्रदेश कहा जाता है हरियाणा को, वहाँ बहुत अधिक भैंस जो वहाँ रखे जाते हैं, गाय भैंस, वो काफ़ी मात्रा में दूध देते हैं। बगीचों का शहर कहा जाता है कपूरथला को। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है उदयपुर को। उदयपुर की झील में काफ़ी सुंदर विचरण किया जाता है। पहाड़ों की नगरी कहा जाता है डूंगरपुर को। राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर। मध्य प्रदेश का मुंबई कहा जाता है इंदौर को। मध्य प्रदेश का पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है पंचमढ़ी को। जैक्सन नीति 1857 में जो बनी थी वो थी अवध के तालुकेदारों की जमीन हड़पी गई थी। इसी जैक्सन नीति के तहत ये पूछा गया प्रश्न है कि अवध के तालुकेदारों की जमीन 1857 में किस नीति के तहत हड़पी गई थी? तो वो नीति थी जैक्सन नीति। जैक्सन नीति 1857। सन्यासी आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे देवी चौधरानी, भवानी पाठक और गंजशाह थे। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? मिदनापुर में हुआ था 1766 में। बिरसा मुंडा का जन्म 1874 में हुआ था, वे वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। मैसूर के किसान विद्रोह का नेतृत्व किया था सरदार मल्ला ने। इन आंदोलन का पक्ष लेने वाला समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। बनारस और पंजाब में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो आम जनता ने किया था प्लस सेना ने किया था। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष जो रूप से नेतृत्व करने वाला नहीं था, बनारस और पंजाब। उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति हैं। 3 विदुषियाँ कौन थी मिथिला में जो थी? वो थी गार्गी, मैत्री और कपिला का घर मिथिला में था। कुबलई खान द्वारा निर्मित जो राजधानी थी वो दायडू कहाँ है? बीजिंग में स्थित है। मानव द्वीप स्थित है उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। रक्तदाब के उपचार के लिए प्रयुक्त पादप है सर्पगंधा, यानी बीपी के लिए सर्पगंधा आयुर्वेदिक दवा को आप यूज कर सकते हैं। गजनवी की सेना में 2 हिंदू पदाधिकारी थे, एक तिलक थे और एक सेवंदराम थे। मोहम्मद गोरी का प्रारंभिक जो नाम था मोइजुद्दीन या शिहाबुद्दीन था। मोहम्मद गोरी को प्रथम बार हराया था वो चालुक्य वंशीय मूल राजनीति ने उसे हराया था। भीमदित्य युवराज था। बिना युद्ध किए गोरी के समय आत्मसमर्पण कर दिया था किसने? खुसरो मलिक ने। गजनवी के साथ आए दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? तो गजनवी के साथ अलबरूनी आया था, फिरदौसी आया था, बैहाकी आया था और उतबी आया था। अलबरूनी, फिरदौसी, बैहाकी और उतबी। देखिए यही मोहम्मद गोरी के साथ कौन कौन आया था?
फखरुद्दीन गाजी आया था और नाजिम उरूजी आया था। 1192 में ऐबक ने विद्रोह का दमन किया था अजमेर और मेरठ में। 1192 में जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, उसी समय अजमेर और मेरठ में विद्रोह हुआ था, जिसे ऐबक ने दमन किया था। गोरी ने ऐबक को उपाधि दी थी मलिकच्छ की। ऐबक को मलिकच्छ की उपाधि दी थी और स्वयं जो है उसने मलिक और सिपा सालार की उपाधि ग्रहण किया था। लोग उसे लाख बख्श कहते थे और हातिम द्वितीय भी कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने। अभी पूछा गया अब्दुल अजीज कुकी का नाम आता है कि ऐबक को खरीदा था। ऐबक के दरबारी विद्वान जो थे फ़क़्ह मुदब्बिर व हसन निजामी दो थे। ये हसन निजामी फेमस है, इनकी पुस्तकें कई ठो हैं। इल्तुतमिश का दरबारी विद्वान जो था वो मिन्हाजुल सिराज, जुनैदी इसामी और हसन गोरी थे। इल्तुतमिश के पिता का नाम था इस्लाम खां। यहाँ देखिए मिन्हाजुल सिराज की जो है तबकात नासरी बहुत फेमस है। तबकात नासरी रजिया के समय में जो पहला विद्रोह हुआ था कबीर खान का विद्रोह हुआ था, जो लाहौर का गवर्नर था। और दूसरा विद्रोह जो हुआ था अल्तोनिया में होता, बठिंडा का गवर्नर था और फिर बाद में उसी अल्तोनिया से उसने शादी कर ली थी। यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता, ये एल्फिंस्टन ने कहा था। जबकि वास्तविक रूप से रजिया एक महान सुल्तान थी, महिला शासिका थी। बलबन ने राजपथ के सिद्धांत की विचारधारा से संबंधित मूल तत्व जो ग्रहण किए थे। बलबन अपने आप को अफरासियाब वंश का मानता था, तो उसने जो मूल तत्व लिया था राजपथ के सिद्धांत का या राजत्व के सिद्धांत का, वो ससानिद वंश से लिया था। पूछा गया प्रश्न। तुगरिल खान जो बंगाल का था, उसके विद्रोह हुआ था बलबन के समय में 1279 ईस्वी में। बलबन ने 20 साल तक शासन किया था, 1266 से 1286 तक। रजिया ने बलबन को पद प्रदान किया था अमीर शिकार का। रजिया ने जो बलबन को पद दिया था वो अमीर शिकार का दिया था। और बलबन इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए चालीसा का या चहलगामी का सदस्य था। चहलगामी जो थे 40 सैनिक होते थे महत्वपूर्ण, जो राजा के आसपास रहते थे उनके अंगरक्षक के रूप में। इसकी शुरुआत जो इल्तुतमिश ने की थी। मध्यकाल में विद्रोह का नगर कहा जाता था लखनऊती, जो बंगाल की राजधानी थी लखनऊती, विद्रोह का नगर कहा जाता था मध्यकाल में। बलबन के समय जो मुख्य रूप से जो कवि थे वो थे अमीर खुसरो और अमीर हसन। अब्दुल्ला मंगोल का आक्रमण हुआ था, मंगोल था अब्दुल्ला, उसका आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय में हुआ था। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का जो है राज्याभिषेक 1292 में किलोखरी के महल में हुआ था, जो दिल्ली में स्थित है, जो राजधानी थी कलुगढ़ी की। कलुगढ़ी उसी के बाद में किलोखरी कहा गया। उलुग खां मंगोल से अपनी पुत्री की शादी की थी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह मंगोल उलुग खां से किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी सैनिक थे। उनके पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी था, जो एक सैनिक थे। और खुसरो जो विश्व का सुल्तान कहलाता है, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युद्ध का विजेता, जनता का चरवाहा। खुसरो ने इसे अलाउद्दीन खिलजी को यह पदवी दी थी, यानी कहा था खुसरो ने कि अलाउद्दीन खिलजी विश्व का सुल्तान है, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान है, युद्ध का विजेता है और जनता का चरवाहा है। अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला आक्रमण हुआ था वो 1293 में भिलसा के विरुद्ध हुआ था, मालवा के भिलसा के विरुद्ध हुआ था। गुजरात का आक्रमण प्रसिद्ध आक्रमण था, 1298-99 किया था। और रणथंभौर पर आक्रमण 1299 में किया था, हम्मीर देव को वहां पे हराया था। गयासुद्दीन तुगलक जो है कैराना तुर्क था। काकतीय रुद्रदेव को हराकर वारंगल का नाम सुल्तानपुर रख दिया था उसने। जो वारंगल था उसका नाम रख दिया सुल्तानपुर। एकता व्यवस्था को आनुवंशिक किया फिरोज शाह तुगलक ने। एकता व्यवस्था शुरू हुआ था इल्तुतमिश के समय में, और ये अपने पद प्रतिष्ठा और मेहनत के बल पर मिलता था, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसे आनुवंशिक कर दिया, यानी पिता के बाद पुत्र और पुत्र के बाद उसका पुत्र। गयासुद्दीन तुगलक को अलाउद्दीन ने बनाया था, दीपलपुर का सूबेदार बनाया था।
दीपलपुर का। उसके प्रत्येक कार्य से उसकी बुद्धिमत्ता तथा चतुराई प्रकट होती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके मुकुट के नीचे योग्यताओं का निवास है। यह अमीर खुसरो ने कहा था। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में लिखा है। ठेकेदारी प्रथा शुरू किया गया था फिरोज शाह तुगलक के समय में। सल्तनतकालीन शासक सर्वाधिक समय तक शासन किया वो था फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक का जो महत्वपूर्ण कार्य रहा है, नहरों का विकास, शहरों का निर्माण, 300 से अधिक शहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक जो है सर्वाधिक कालीन सल्तनत सुल्तान था। सबसे लंबे समय तक का शासन किया। इसका जो वजीर था खान जहां मकबूल था। मोहम्मद तुगलक के सिक्कों पर लिखा रहता था अल सुल्तान जिल्ले इलाही, दलाइल फिरोजशाही। दर्शन और ज्योतिष की एक पुस्तक है दलाइल फिरोजशाही। जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब। लोधी वंश को हम देख लेते हैं। 1451 से 1526 तक लोधी वंश रहा और सल्तनत काल का अंतिम वंश था लोधी वंश। 1526 में पानीपत के जो है युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अफगान शाखा के थे साहू खेल के। अफगान शाखा साहू खेल थी, उसी के ये थे। पहला जो अफगान था वो बहलोल लोदी था। सरदारों को पुकारता था ये मकसद आली, सरदारों को मकसद आली कहता था बहलोल लोदी। और लोधी वंश को मकबूरों का युग कहा जाता है। इनेगल पद्धति की शुरुआत इसी समय हुई। पुरातन पंथी राजा जो थे सिकंदर लोधी, वो गुलरुखी नाम से जो कविताएं लिखता था। संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया था फरहंगे सिकंदरी। जो आयुर्वेद ग्रंथ है संस्कृत का, उसका फारसी में जो अनुवाद किया गया तो उसका नाम रखा गया फरहंगे सिकंदरी। प्रमुख युद्ध देख लेते हैं जो सल्तनत काल के हैं। रायचूर का युद्ध हुआ था 1398 में। फिरोज शाह बहमन ने बुक्का सेकंड को हराया था। इस साउथ की बात है। विजयनगर और बहमनी राज्य के युद्ध के। पांगुल का युद्ध हुआ था 1420 में। देवराय प्रथम ने फिरोज शाह बहमन को हराया। देखिए, फिरोज शाह बहमन ने बुक्का सेकंड को हराया था, बाद में देवराय प्रथम ने फिरोज शाह बहमन को हराया 1420 में। कांचीवरम का युद्ध 1481 में महमूद बेगड़ा जो बहमन शासक था ने विरूपाक्ष जो विजयनगर के शासक थे उनको हराया था। चोल का युद्ध जो हुआ था 1508 में हुआ था। महमूद बेगड़ा जो गुजरात का शासक था। देखिए यहाँ पे महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक था, जबकि महमूद द्वितीय था बहमन शासक ने विरूपाक्ष विजयनगर के शासक को हराया था। महमूद बेगड़ा ने पुर्तगालियों को हराया था। शिव समुद्रम का युद्ध हुआ था 1511 से 1112 में। उस समय कृष्णदेव राय शासक थे विजयनगर के। उन्होंने उम्मतूर का नायक को हराया था। खतौली का युद्ध हुआ था। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ये महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया खतौली का युद्ध। मछुआरा का युद्ध 1555 में हुआ था। हुमायूं ने अफगान तातार खां को हराया था। सरहिंद का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण रहा, जिसमें हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को हराया और मुगल सत्ता की पुनः स्थापना की थी। गढ़कटक का युद्ध मुगल सेनापति आसफ खान ने गोंड की रानी दुर्गावती को हराया था। अहमदनगर पर युद्ध जो हुआ था 1600 में, अकबर की सेना ने शान बीबी को हराया था। असीरगढ़ का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि अकबर का आखिरी युद्ध कौन सा था। तो असीरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ था। अकबर ने मियाँ बहादुर शाह को हराया था। धर्मट और सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब ने दारा सिकों को हराया था। दोनों के युद्ध में 1658 में दोनों हुआ था। देवराय का युद्ध 1658 में होता है, जिसमें औरंगजेब ने दारा सिकों को हराया था। मध्यकाल में कुछ महिला शासकाएं हुई थी, उसको देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। रजिया सुल्ताना जो प्रमुख रही है सबसे महत्वपूर्ण पूरे दिल्ली सल्तनत में। 1236 से 1240 तक इन्होंने शासन किया और गुलाम वंश की शासका थी। रानी रुद्रमा जो काकती वंश की थी, द्वार समुद्र होयसल में सबसे अधिक समय तक इन्होंने राज किया था, 31 साल सबसे लंबा शासनकाल रहा महिलाओं में। मखदूम जहाँ जो बहमनी वंश की शासका थी दक्षिण में, इन्होंने 1461 से 1469 तक शासन किया। रानी दुर्गावती ने जो गोंड की शासक थी गढ़कटंगा राज्य में 1560 से 1564 तक शासन किया अकबर के समय में। चांद बीबी ने 1595-96 में 1 वर्ष तक सबसे कम
एक वर्ष तक शासन किया था अहमदनगर में। बेगम बड़ी साहिबा ने आदिल शाही वंश की थी, बीजापुर में शासन किया 1656 से 1663 तक। और ताराबाई जो मराठा थी, भोसले वंश की थी, इन्होंने 1700 से 1707 तक शासन किया था। राजा राम की विधवा पत्नी थी। कार्य देखते हैं और संस्थापक कौन रहे। जैसे बाबा आमटे ने आनंद वंश की स्थापना की थी। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने की थी, बॉर्डन। जर्मन साम्राज्य की स्थापना बिस्मार्क ने किया था। अरविंद घोष ने औरविले आश्रम की स्थापना की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, इम्पोर्टेंट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, लंदन में। सदाकत आश्रम की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय की स्थापना की थी। और मिखाइल गोर्बाचोव ने ग्लास नोस्त एवं पेरेस्ट्राइका की स्थापना की थी। गैरिबाल्डी ने रेड गार्ड्स की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला अध्यक्षों को देख लेते हैं। जो महिला अध्यक्ष कौन कौन थी। आज़ादी से पहले की बात है। एनी बेसेंट सबसे पहले महिला अध्यक्ष थी। लेकिन सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजिनी नायडू थी। और अन्य जो थी वो एन नलिनी सेनगुप्ता थी। लोकसभा आयोग का गठन जो हुआ था लोकसभा के, वो 1886 में हुआ था। ये लिंगटन आयोग की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना 1886 में की गई थी। इस लिंगटन आयोग ने 1882 में लोक सेवा आयोग की स्थापना के संबंध में सिफारिश दी थी। कामागाटा मारू प्रकरण जो 1914 में हुआ था। ये एक जहाज था कामागाटा मारू जो कनाडा जा रहा था। झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था नागपुर में। गुरु का बाग 1922-23 में हुआ था सत्याग्रह, ये पंजाब में हुआ था। बरसात सत्याग्रह 1923 में हुआ था। त्रिपुरी संकट 1939 में हुआ था। त्रिपुरी संकट में जो है सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुन लिए गए थे, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ था। और उसके बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बना दिए गए थे। जिम्मेर मैन योजना 1915 में आई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी गई प्रमुख पुस्तक के देख लेते हैं कौन कौन सी है। पाथेर पंचाली जो विभूति भूषण बनर्जी ने लिखा था। गढ़ देवता ताराशंकर बंदोपाध्याय का है। पाथेर पंचाली पे फिल्म भी बन चुकी है। द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस राजा राम मोहन राय के। इंडिया इन ट्रांजिशन एम.एन. राय के हैं। वी एम.एच. गोलवलकर के हैं। कर्मयोग प्राच्य और पाश्चात्य स्वामी विवेकानंद की, ये पूछा गया है। कर्मयोग प्राच्य और पाश्चात्य स्वामी विवेकानंद। इंडियन नेशनल इवोल्यूशन अंबिकाचरण मजूमदार का है। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय का है। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था, जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव हार गए थे। इंडियन डायरी मॉन्टेग्यू ने लिखा था। प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट कर्जन ने लिखा था, पूछा गया है प्रश्न। प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट कर्जन किया है, पश्चिम बंगाल पर आधारित था इनकी। इंदिरा टुडे आर.पी. दत्त का है। इंडिया टुडे आर.पी. दत्त का है। नौका डूबी होम और जो है द वर्ल्ड और गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर की है। नौका डूबी होम और द वर्ल्ड और गोरा। इन नेशन इन मेकिंग रविन्द्रनाथ टैगोर का है। और तराने हिंद इकबाल ने लिखा था, तराने हिंद। गांधी वर्सेस लेनिन ये लिखा था एस.ए. डांगे की महत्वपूर्ण पुस्तक है। इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा था। इसमें इन्होंने इंडिया को तिलक को शांति का जनक कहा था। दुर्गेश नंदिनी बंग दर्शन और आनंद मठ ये बंकिम चंद्र चटर्जी का है। भवानी मंदिर अरविंद घोष का है। वंदे मातरम भी अरविंद घोष का। आसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स एम.जे. रानाडे का। राइज ऑफ द मराठाज पावर एम.जे. रानाडे का ही है। वाई सोशलिज्म जे.पी. नारायण का है, जयप्रकाश नारायण। एबी ऑफ डिसलोकेशन जे.पी. नारायण का है। टू ऑल फाइटर्स ऑफ फ्रीडम जे.पी. नारायण का है। भगत सिंह का है वाई आई एम एन एथिस्ट। मैं यह है वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों, ये भगत सिंह का था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने लिखा था इंडियन पॉलिटिक्स। अब ज्योग्राफी देख लेते हैं थोड़ा। भारत में सर्वाधिक शुद्ध लौह एस जो है वो है मैग्नेटाइट। इसमें 72% शुद्धता है।
सर्वाधिक मात्रा की बात करें तो सबसे ज़्यादा हेमेटाइट है भारत में, और 85% हेमेटाइट मिलता है, और मैग्नेटाइट 8% मिलता है, यानी हेमेटाइट ज़्यादा मिलता है भारत में। लेकिन शुद्ध लोहे की बात करें तो वो मैग्नेटाइट है। लोहा उत्पादन में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये आंकड़े बदलते रहते हैं, इसको वर्तमान आंकड़ा देखना चाहिए। ओलंपिक खेल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 776 ईस्वी पूर्व ओलंपिया में एथेंस में शुरू हुआ था। देवी देवताओं के पिता जो थे जियस, और माता जी थी हेरा। खुदाई अर्नेस्ट कार्टियस 4 अक्टूबर 1875 में। आधुनिक ओलंपिक के पिता पियर दी कुबर्तिन माने जाते हैं, फ्रांस के भाषाविद और समाजशास्त्री थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1894 में हुआ था। अमेरिका और रूस और 10 अन्य देशों ने मिलकर इसका गठन 1894 में किया था। जो पहला खेल था वो एथेंस में 1896 में खेला गया था, केवल इसमें पुरुष शामिल हुए थे। इसका उद्घाटन किंग जॉर्ज प्रथम ने किया था। दूसरा खेल जो हुआ था 1900 में, यानी 4 वर्ष पे हुआ था, 4 वर्ष पे ही ओलंपिक खेल होते हैं। दूसरा पेरिस में हुआ था, भारत इसमें शामिल हुआ था, और 2 रजत जीते थे एथलेटिक्स में। 1900 में ही पेरिस में शामिल हुआ था, 2 रजत पदक जीता था। पहला पदक भारत में 1900 में जीत लिया था। संसदीय नियमों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। संसद के जो प्रमुख नियम हैं संसद संचालन के, तो उसमें 350 है, स्पीकर द्वारा बोले गए नाम का सदस्य बोलेगा। अभी बिहार में जो विवाद हुआ, वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष और प्रधान मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी के बीच, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। स्पीकर द्वारा बोले गए नाम का सदस्य बोलेगा, ये स्पीकर निर्धारित करता है 350 के तहत। 352 में कोई सदस्य उग्र नहीं होगा। इस आधार पर जो नीतीश कुमार के ऊपर कार्रवाई हो सकती है कि कोई सदस्य उग्र नहीं होगा। 356 में स्पीकर किसी सदस्य को बोलने से रोक सकेगा। 361 में जब स्पीकर खड़े होकर बोले सभी अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। जैसे महत्वपूर्ण नियम है 350, 52, 56 और 61। देखिए मूल अधिकार जो पहले 7 थे बाद में घट के 6 हो गए, तो ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। पहला समानता का अधिकार, विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार, शोषण से रक्षा का अधिकार, अंतःकरण की प्रेरणा तथा धर्म को निर्बाध रूप से मानने, उसके अनुरूप आचरण करने और उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने तथा अल्पसंख्यकों द्वारा पसंद की शिक्षा ग्रहण करने एवं शिक्षा संस्थानों की स्थापना करें और उन्हें चलाने का अधिकार है। 6वां मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए संवैधानिक उपायों का अधिकार है। मूल कर्तव्यों को देख लेते हैं, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सोन सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किए गए थे। ये भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में है, बाद में जोड़े गए थे 42 में संविधान संशोधन द्वारा। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक शिक्षा का अधिकार RTE जुड़ा इसमें 2002 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो सरकार इनका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 79 में संसद है। संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर गठित होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, उप लोकसभा। निर्वाचन, दोनों सदन व विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है देखिए, दोनों सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं उनके द्वारा। उपराष्ट्रपति में सभी होते हैं, दोनों सदन के सदस्य शामिल होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। मंत्रिपरिषद देख लेते हैं। कैबिनेट मंत्रालय का प्रमुख होता है। कैबिनेट में जो मंत्री होते हैं वो सभी मंत्रालय के अपने प्रमुख होते हैं। राज्य मंत्री जो होते हैं ये स्वतंत्र कार्य देखते हैं, और तीसरे उप मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में तीनों शामिल होते हैं। मतों का मूल्य जो होता है वो राज्य की आबादी गुणे 1000 बटे विधानसभा सदस्यों की संख्या। जिससे उत्तर प्रदेश की अगर हम देखें मत मूल्य क्या है, तो विधानसभा सदस्य 403, राज्य की आबादी लगभग 20 करोड़ मान लेते हैं, इस समय 25 करोड़ के आसपास होगा, 19 करोड़ था, 19.98 लाख, तो लगभग 25 करोड़ मान लेते हैं। 25 गुणे 1000 और बटे विधानसभा सदस्य 403। इससे हम जो है निकाल सकते हैं कि मत मूल्य क्या है उत्तर प्रदेश के विधायक की। सभी राज्यों के वोटों का योग बटे लोकसभा
व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इनको जोड़ लेते हैं। इससे एक संसद सदस्य का वोट मूल्य ज्ञात हो जाता है। तो दोनों का हम यहाँ पे देख लिए कि मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। ये विधानसभा सदस्य का और ये लोकसभा सदस्य का यानी संसद का। ये विधायक उत्तर प्रदेश के विधायक का या किसी भी राज्य के विधायक का मत मूल्य निकाल सकते हैं इससे, और इसी संसद का। तो निर्वाचन जो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 55 में वर्णित है। राज्यसभा में 233 + 12 मनोनीत, लोकसभा में 530 निर्वाचित, 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 जो है मनोनीत किए थे। 530 + 13 केंद्र से, ये इस समय वर्तमान में जो स्थिति है 545 की, उसके तहत जो है ये है 545। 2026 तक ये 1971 की जनगणना के आधार पर यही रहेगा। पद देख लेते हैं उनकी निर्धारित आयु। महत्वपूर्ण है, पूछा गया कई बार प्रश्न। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की बात करें तो उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वेतन जो है इस समय अलग अलग है हो गए। राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य दोनों का 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य और विधानमंडल सदस्य की आयु न्यूनतम 25 साल होनी चाहिए। संसदीय समितियां देखेंगे, इनका वर्णन अनुच्छेद 118(1) में है। अस्थायी समितियां 3 वित्तीय समितियां होती हैं: लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति। लोक लेखा समिति जो होती है सरकारी उपक्रम की रिपोर्टों की जांच करती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं और सरकारी उपक्रम समिति में लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। अन्य 17 समितियां हैं, 7 समितियां अन्य हैं, कुल मिलाकर 24 समितियां। कुछ अस्थायी समितियां भी होती हैं। अब हम देख लेते हैं सदस्य संख्या, सदस्यों का निर्वाचन और कार्य, ये सब। वित्तीय समितियां कौन कौन सी हैं? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो लोक लेखा समिति में जो है 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 मनोनीत राज्यसभा से। एकल संक्रमणीय, ये मंत्री नहीं होते इसमें, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होते हैं। मंत्रालयों के व्यय और सीओजी के प्रतिवेदन पर जांच करता है। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा से होते हैं केवल। प्राक्कलन नीति के अनुरूप किया गया कि नहीं किया गया इसकी जांच करता है। और सार्वजनिक उपक्रम समिति जो होती है उसमें 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति दोनों में 22 सदस्य होते हैं, सेम होते हैं। और सबका चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लेखा और प्रतिवेदन की जांच करता है। सदन की जो समितियां होती हैं उनको देख लेते हैं। कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, गैर संसद सदस्यों के विधेयक तथा संकल्प समिति, अनुपस्थित सदस्यों से संबंधित समिति। तो कार्य मंत्रणा समिति जो होती है उस लोकसभा अध्यक्ष +15 अन्य और +11 सभापति द्वारा निर्धारित होते हैं। राज्यसभा में सभापति होता है, लोकसभा अध्यक्ष इसका प्रमुख होता है और राज्यसभा में सभापति। इसमें कार्रवाई का समय निर्धारित होता है। नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं। इसमें पदेन सदस्य होते हैं प्लस नामित सदस्य होते हैं। प्रक्रिया पर विचार किया जाता है, जो सदन की प्रक्रिया होती है उस पर विचार किया जाता है। इसमें गैर संसद सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प से संबंधित समिति जो होती है उसमें लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं। उपाध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है इसका। विधेयकों की जांच, उनका वर्गीकरण किया जाता है। अनुपस्थित सदस्यों से संबंधित जो समिति है उसमें लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में सदन स्वयं विचार करता है और 60 दिन में अधिक बिना सूचना दिए जो गायब होता है उन पर कार्रवाई की जाती है। उन्हीं से संबंधित जांच होती है। इसमें जांच समितियां जो होती है याचिका से संबंधित जांच समिति होती है और विशेषाधिकार समिति होती है। 15 सदस्य होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित होते हैं सभी। याचिका का परीक्षण होता है, उल्लंघन की जांच की जाती है। 2 चीज़ें होती है, याचिका संबंधी जो होते हैं उसमें याचिका परीक्षण किया जाता है और विशेषाधिकार समिति जो होती है वो उल्लंघन की जांच करती है। संवीक्षण समिति जो होती है, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति जो होती है वो 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं, 1 वर्ष के लिए गठित की जाती है और आश्वासन का पालन किया गया कि नहीं ये जांच करती है। अधीनस्थ विधान संबंधित समिति जो होती है उसमें 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं, संवैधानिक पालन की जांच की गई कि नहीं इसका जांच किया जाता है। और कानून संबंधी जो समितियां होती हैं उसमें भी 15 सदस्य होते हैं,
इसमें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और नियमों की जांच की जाती है। सेवा समितियां, सामान्य परियोजना समिति होती है, इसमें 20 सदस्य होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं। सुधार के संबंध में इसमें परामर्श मांगा जाता है समितियों से। अन्य समितियां भी वो आवास समिति, ग्रंथालय समिति, वेतन भत्ता समिति, संयुक्त समिति आदि समितियां होती हैं। नियम 377 क्या है? दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद सार्वजनिक महत्व के विषय पर जो उठाना ये 377 के तहत उठाए जाते हैं। प्रश्नकाल 12 बजे तक होता है, उसके बाद सार्वजनिक महत्व के जो विषय होते हैं उनको उठाया जाता है नियम 377 के तहत। अनुच्छेद 77 के नियम 1961 में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रालय या विभाग गठित करता है, ये पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का गठन 312 में है। 1966 में भारतीय वन सेवा शुरू किया गया था। IAS कैडर का नियंत्रण जो होता है वो कार्मिक विभाग, लोक शिकायत विभाग व पेंशन मंत्रालय के पास है। कार्मिक विभाग, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। केंद्रीय सचिवालय की सेवाएं जो होती हैं, केंद्रीय सचिवालय सेवा, केंद्रीय सचिवालय अशुलिपिक सेवा और केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, ये तीनों हैं केंद्रीय सचिवालय की सेवाएं। अनुच्छेद 315 में ग्रुप ए और बी कैडर की भर्ती का वर्णन है। UPSC जो होता है 6 वर्ष या 65 साल पे इनका जो है रिटायरमेंट होता है, इनके अध्यक्ष का कार्यकाल। और SSC जो 1 जुलाई 1976 में गठित हुआ था, उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इनका जो कार्यकाल होता है अध्यक्ष का वो 52 साल या 62 साल होता है। अगर देखा जाए 15 अगस्त 1947 में 18 मंत्रालय थे, वर्तमान में 50 मंत्रालय। अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 93 विभाग हैं। जल्द ही इनको मर्ज करके 44 विभाग किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। देखते हैं आगे होता क्या है। भारत देख लेते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक यहाँ से देख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज कहाँ से लिया गया, कब अपनाया गया, ये सब चीज़ें। जैसे राष्ट्रीय ध्वज सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है चक्र, वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 26 जनवरी को भारतीय ध्वज संहिता 2002 लागू हुआ था। जो राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता थे वो पिंगाली वेंकैया थे। 1921 में आंध्र प्रदेश युवक द्वारा इसको बनाया गया था, निर्माण किया गया था और इसको मान्यता मिली थी 1931 के कराची अधिवेशन में। राज चिन्ह क्या है हमारा, यही है सारनाथ का अशोक स्तंभ हमारा राज चिन्ह है, जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पे हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह बने हुए हैं। नीचे सत्यमेव जयते लिखाया गया है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। पूछा गया है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया। राजगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। मूल रूप से बांग्ला में था, हिंदी संस्करण इसका अपनाया गया है। पहली बार 7 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 52 सेकंड में इसका समय है। संक्षिप्त रूप से अगर गाया जाता है तो 20 सेकंड में पहला और अंतिम पंक्ति गाया जाता है, 20 सेकंड में। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो 1865 सेकंड लगता है राष्ट्रीय गीत में। बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शुरू में ढाला इसको और आनंद मठ में लिया गया है ये 1882। बंगाली में जोनो मोनो मान जो राष्ट्रीय गीत है वो पहली बार 1896 में कलकत्ता के 12वें अधिवेशन में गाया गया था राष्ट्रीय गीत। पहला प्रकाशन जो हुआ था तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में हुआ था, भारत विधाता शीर्षक से हुआ था, भारत विधाता शीर्षक से। पहली बार बनारस में गुरुदेव की भतीजी सरला देवी ने इसे गाया था। धुन पन्नालाल घोष ने दिया था, अंग्रेजी अनुवाद किया था टैगोर ने 1919 में, मॉर्निंग सॉन्ग इंडिया शीर्षक से। अरविंद घोष ने अंग्रेजी अनुवाद किया था 1906 में अखबार में। अथर्ववेद के मातृभूमि सूक्त से लिया गया है। आगे देखते हैं ध्वज वंदना। श्यामलाल का झंडा गीत, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है 30 अगस्त 1931 से शुरू हुआ। 1925 के कांग्रेस अधिवेशन में कराया गया था। 1931 के झंडा समिति में जो गठित हुआ था उसमें उसके अध्यक्ष थे JP कृपलानी और 7 अन्य सदस्य थे। राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर जो हमारा है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और शक संवत पर आधारित है, जिसका पहला महीना चैत है जो 21 या 22 मार्च को शुरू होता है। इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है, जिसका जैव वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस।
लिन्नायस। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम है बाउकेस्टेटस। राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है, नीलम्बो न्यूसीफेरा, जिसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय फल आम है, मैंगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा डॉल्फिन है, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिक मिरर। 2009 में बनाया गया। इसकी ग्रहण शक्ति यानी सूंघने की शक्ति बड़ी तेज है। संसद का अधिवेशन जनगणना से साथ प्रारंभ होता है, वंदे मातरम के गायन के साथ समाप्त होता है। ये महत्वपूर्ण है जानकारी के लिए। दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराया गया था 1979 में, कर्नल जी बजाज ने फहराया था। एवरेस्ट दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर भारतीय नौसेना ने सर्वप्रथम 2008 में सत्यव्रत दास की टीम ने झंडा फहराया। पंचप्रयाग कौन है? देखिए पंचप्रयाग यानी 5 प्रयाग कौन कौन से हैं और उनका संगम कौन कौन सी नदियों से होता है, पर्यटक स्थल कौन सी है। तो पहला देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार इसमें प्रश्न पूछा गया है। विष्णु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा से मिलकर बना है, संगम पर स्थित है। यहाँ विष्णु की प्रतिमा है, विष्णु प्रयाग इसीलिए इसका नाम है, धौली गंगा और अलकनंदा। नंद प्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा से मिलकर बना है, गोपाल का मंदिर है यहाँ पे, नंद यानी गोपाल कृष्ण का। कर्ण प्रयाग पिंडारी और अलकनंदा से मिलकर बना है, कर्ण का मंदिर है यहाँ पे, होगा वह कर्ण का मंदिर है। रुद्र प्रयाग यानी मंदाकिनी और अलकनंदा से चामुंडा देवी और रुद्रनाथ मंदिर है यहाँ पे, रुद्रनाथ के नाम पे ही रुद्र प्रयाग पड़ा है। और देव मंदिर प्रयाग यानी भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलके गंगा नदी का निर्माण करते हैं, जो ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार में प्रवेश करती है। यहाँ पे शिव मंदिर और रघुनाथ मंदिर है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पूछा गया है, लक्ष्मण झूला। कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है 12 वर्ष में। विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी हुगली नदी को माना जाता है। गंगा का कोलकाता में नाम है हुगली नदी। आगे चल के गंगा सागर से होते हुए सागर में मिल जाती है। पूर्व का लंदन कहा जाता है कलकत्ता को, नाम को हम देख लेते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, जाने देते हैं। विश्व क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा देश विश्व का रूस है, 170 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कनाडा दूसरे नंबर पे है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद भारत हमारा 7वें नंबर पे है, विश्व में 7वें नंबर पे है। यानी रूस हमारे देश का लगभग 6 गुना बड़ा है देखा जाए तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वें नंबर पे है। पर्वतों की बात करें तो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। फिर दूसरा K2 गार्डविन स्टीवन 8,611 मीटर, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है। तीसरा कंचनजंगा नेपाल की बॉर्डर पर है। और चौथा है लाओत्से और पांचवा मैकालू। ये 5 महत्वपूर्ण ऊंचे पर्वत हैं विश्व के, माउंट एवरेस्ट, K2 गार्डविन स्टीवन, कंचनजंगा, लाओत्से और मैकालू। नदियों की बात करें तो सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जो अफ्रीका में है। दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेजन, तीसरी यांगजी एशिया में, और चौथी मिसिसिपी मिसौरी जो उत्तरी अमेरिका में है। मरुस्थलों की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा मरुस्थल जो विश्व में है वो सहारा मरुस्थल है। मरुस्थल वे स्थल होते हैं जहाँ 250 मिलीमीटर से 50 सेंटीमीटर से कम की वर्षा जहाँ होती है, 250 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा जहाँ हो जाती है, इससे कम होती है, उसे मरुस्थल कहते हैं। सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा में है, जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ये 86 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर देखा जाए तो भारत का 3 गुना है, सहारा मरुस्थल बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो अरब मरुस्थल है, दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। तीसरा गोबी, जो मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। चौथा पेंटागोनिया, जो अर्जेंटीना यानी दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ है। सहारा, अरब, गोबी और पेंटागोनिया मरुस्थल। झील की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा झील जो है वो कैस्पियन सागर झील है, किंतु इसका पानी जो है खारा है। अगर मीठी झील की बात करें तो सबसे बड़ा झील सुपीरियर सागर है। कैस्पियन सागर मध्य एशिया में स्थित है, और सुपीरियर सागर जो झील है वो कनाडा और अमेरिका में स्थित है बॉर्डर पर। विक्टोरिया झील तीसरी, जो अफ्रीका में है। चौथा ह्यूरन झील, जो कनाडा अमेरिका में है। मिशिगन झील, वो भी अमेरिका में है पूर्ण रूप से। टंगानिका झील, जो पूर्वी अफ्रीका में है। और बैकाल झील, उसके बाद ग्रेट बैरियर झील, ये प्रमुख झीलें हैं। द्वीपों की हम बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड द्वीप है, उत्तरी अटलांटिक में है ग्रीनलैंड द्वीप। फिर दूसरा न्यूगिनी द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप
ग्रीनलैंड के बाद न्यू गिनी है जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। तीसरा बोर्नियो। चौथा मेडागास्कर जो हिंद महासागर में स्थित है, जिसे मालागासी भी कहा जाता है। पांचवा बैफिन, फिर सुमात्रा, होन्सू, ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा, फिर न्यू गिनी, तीसरा बोर्नियो और चौथा मेडागास्कर। अगर हम जनसंख्या में देशों की बात करें तो सबसे बड़ा जनसंख्या में देश है चीन, नंबर 1 पे है। दूसरा हमारा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील, छठवां पाकिस्तान और सातवां बांग्लादेश। ये महत्वपूर्ण है। जनघनत्व की बात कर लेते हैं तो सबसे अधिक जनघनत्व सिंगापुर का है, सबसे अधिक, फिर बहरीन और फिर बांग्लादेश। ये महत्वपूर्ण है तीन, सिंगापुर, बहरीन और बांग्लादेश। सर्वाधिक तेजी से जनसंख्या वृद्धि वाले देश जो हैं कौन से हैं? नाइजर में सबसे अधिक, अफ्रीका में स्थित है नाइजर, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है वहाँ। फिर तिमोर लेस्टे, तीसरा अफगानिस्तान, हाँ, युगांडा, बुर्किना फासो और पाक, ये सभी ज़्यादा तेजी से जनसंख्या वृद्धि वाले देश हैं और बहुत पिछड़े देश हैं। कम जनसंख्या वाले देशों की बात करें तो लिथुआनिया सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश है। जॉर्जिया और मोल्डोवा, बुल्गारिया, यूक्रेन। तो लिथुआनिया सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश है। आज इतना ही मित्रों, आगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। स्वागत है मित्रों हमारे चैनल लेट्स लर्न पे। समान अध्ययन के तहत हम लोग देख रहे हैं, देखते हैं जन्म दर। अगर विश्व की जनसंख्या को देखा जाए तो सबसे अधिक जन्म दर जो है वो नाइजर, फिर अफगानिस्तान, सोमालिया और तिमोर लेस्टे, युगांडा, इन सब में है। और अधिक कम से कम दिखा है, सबसे कम जन्म दर हांगकांग का जन्म दर सबसे कम है। मकाऊ, बोस्निया, दक्षिण कोरिया, जापान, यहाँ की जन्म दर बहुत कम है। तो नाइजर जो कि अफ्रीका में स्थित है, यहाँ की जन्म दर सबसे अधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर भी अधिक है यहाँ सबसे ज़्यादा। दूसरे स्थान पर तिमोर लेस्टे था। गर्भ निरोधक यूज करने वाली महिलाओं की बात किया जाए तो जो महिलाएं 15 से 49 वर्ष की होती हैं, इनमें गर्भ धारण क्षमता अधिक होती है, इसलिए यही गर्भ निरोधक यूज करती हैं। तो सबसे ज़्यादा चीन, यहाँ की जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से घटी है। दूसरा हांगकांग, जहाँ की जन्म दर कम है ही हांगकांग की। स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस सबसे कम यूज करती हैं। चाड, सिएरा लियोन, अंगोला, लाइबेरिया और गिनी की महिलाएं गर्भ निरोधक कम यूज करती हैं। लिंगानुपात की बात करते हैं तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो एस्टोनिया में है। एस्टोनिया, लाटविया, रूस, यूक्रेन और बेलारूस में लिंगानुपात सबसे अधिक है, यानी महिलाओं की जनसंख्या अधिक है यहाँ पे। शहर की बात करते हैं तो बड़ी जनसंख्या वाले शहर हैं। सबसे बड़ा शहर जो है जनसंख्या में वो टोक्यो है, जापान का। इंडोनेशिया का जकार्ता, तीसरा सियोल, दिल्ली, शंघाई, मुंबई, ये सभी बड़ी जनसंख्या वाले शहर हैं। सर्वाधिक वृद्धि वाले शहर और सबसे कम वृद्धि वाले शहर देख लेते हैं। नाइजीरिया का अबूजा, जो कि नाइजर यहाँ जनसंख्या वृद्धि तक काफ़ी अधिक है, तो सबसे अधिक वृद्धि वाले शहर अबूजा है जो नाइजीरिया का शहर है। अंगोला का लुआंडा, यमन का सना, अपने भारत की बात करें तो गाजियाबाद और सूरत, यह सर्वाधिक वृद्धि वाले शहर हैं। सबसे कम वृद्धि वाले शहर की बात करें तो रूस का उफा, बुसान दक्षिण कोरिया का और हंगरी का बुडापेस्ट। सर्वाधिक शरणार्थी वाले देश की बात करते हैं तो औद्योगिक शरणार्थी, यानी काम करने के लिए लोग जाते हैं सबसे ज़्यादा। उद्योग शरण में सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस, कनाडा, यूके। किस देश से जाते हैं? सबसे ज़्यादा पाकिस्तान, सीरिया, ईरान, जर्मनी, चीन, इन देशों के लोग काम करने के लिए दूसरे देशों में अधिक जाते हैं। बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करें तो अमेरिका, चीन, जापान, ये सभी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। क्रय शक्ति के आधार पर अमेरिका, चीन, भारत ये हैं। सड़क नेटवर्क की बात करते हैं तो सबसे अधिक सड़क नेटवर्क अमेरिका में है और भारत दूसरे स्थान पे इसमें है। सबसे घना सड़क नेटवर्क की बात करते हैं तो मकाऊ और माल्टा में है घना। सर्वाधिक कार स्वामित्व जो है वो लग्जमबर्ग में है, यानी सबसे अधिक कार लोगों के पास है लग्जमबर्ग में है, आइसलैंड में है और न्यूजीलैंड में। लग्जमबर्ग, आइसलैंड और न्यूजीलैंड। सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डा जो है हार्ट्सफील्ड, अटलांटा का है। सर्वाधिक लंबा रेल नेटवर्क है अमेरिका में।
फिर रूस। शिक्षा पर सर्वाधिक व्यय करने वाला देश है क्यूबा है। सबसे कम साक्षर माली है। जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं तो जापान की जीवन प्रत्याशा हमेशा सबसे ज़्यादा रहती है। और सबसे कम की बात करें तो अफगानिस्तान की। मृत्यु दर की बात कर लेते हैं तो सर्वाधिक मृत्यु दर अफगानिस्तान में रहा है, जिसमें सीरिया। और शिशु मृत्यु दर की बात करें तो भी अफगानिस्तान। साहित्य में सर्वाधिक नोबेल फ्रांस को मिला है। और अन्य की बात करें तो उसमें अमेरिका नंबर 1 पे है। ग्रह देख लेते हैं और वहाँ पहला अंतरिक्ष मिशन किसका गया, किस देश का गया। चंद्रमा पे सबसे पहले रूस का गया था। और लूना 10 जो मानव युक्त था 1966 में गया था। पहला अंतरिक्ष स्टेशन जो था वो रूस का था। सैल्यूट 1 प्रक्षेपित किया उसने 1971 में। मंगल ग्रह पे सबसे पहले अमेरिका गया, उसका मेरिनर 9 1971 में गया। बृहस्पति पर भी अमेरिका गया, यानी मंगल और बृहस्पति पे अमेरिका, मंगल बृहस्पति और शनि 3 पे अमेरिका का गया सबसे पहले। तो बृहस्पति पे अमेरिका का पायनियर 10 गया था 1973 में। और शनि पर कैसिनी गया था अमेरिका का। शुक्र ग्रह की बात करें तो रूस का वेनेरा 9 गया था। हबल टेलीस्कोप 1990 में प्रक्षेपित किया गया था। सशस्त्र बल सेना में सबसे ज़्यादा सेना चीन, फिर अमेरिका, फिर भारत के पास है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक की बात करें तो चीन में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है, फिर अमेरिका, रूस, फिर भारत। यहाँ पे चीन, अमेरिका, रूस और अब यूरोपीय देश। रूस को हटा दिया है तो चीन, अमेरिका, यूरोपीय देश और फिर भारत। उत्पादक देश की बात करते हैं और उपभोक्ता चीनी में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील चीनी उत्पादन करता है और उपभोक्ता सबसे ज़्यादा भारत। उपभोक्ता में नंबर 1 भारत, फिर यूरोपीय संघ। उत्पादक में ब्राज़ील, फिर भारत। मोटे अनाज की बात करें तो सबसे ज़्यादा मोटा अनाज अमेरिका में उत्पन्न भी होता है, यूज भी किया जाता है। दूसरे नंबर पर चीन है, भारत 5वें में। चाय उत्पादन में चीन नंबर 1, भारत दूसरे नंबर पे। और उपभोक्ता में भी दोनों। कॉफ़ी में की बात करें तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उत्पादक हैं, जबकि उपभोक्ता अमेरिका में दूसरे नंबर पे वियतनाम। ये धातु तत्व ये सब बदलते रहते हैं आंकड़े, उस समय की आर्थिकी देखनी पड़ेगी एग्जाम के समय की। कोयला में सबसे ज़्यादा भारत, चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ऊर्जा में चीन, अमेरिका और रूस। यमुना नदी का अन्य नाम जो है कालिंदी, यमी, नीलांबरा, कृष्णा, गंभीरा और सूर्यपुत्री। इसका उद्गम यमुनोत्री से हुआ है। इसकी सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी जो है वो टोंस नदी है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। जबकि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना नदी है, जबकि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो टोंस नदी है। उत्तराखंड से होते हुए हिमाचल प्रदेश में आती है। पांटा साहिब जो सिख गुरुद्वारा है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। राजघाट देखिए शक्ति स्थल घाट है। राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, शक्ति स्थल घाट है, दिल्ली में स्थित है सभी। शहर यमुना नदी के किनारे स्थित शहर जो है मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और इलाहाबाद प्रमुख शहर है। इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।